जैसा कि इससे पहले हम लोगों ने भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था कर लिया था, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनाधीन पारित अधिनियम जो थे इनको भी देख लिया था, पिट्स इंडिया एक्ट देख लिया था, चार्टर्ड एक्ट देख लिया था, 1833 जो है एक चार्टर्ड एक्ट देख लिया था, और भारत शासन अधिनियम जो थे वो भी हम लोगों ने 1909 1919 ये सब देख लिया था। 1935 चार्टर्ड एक्ट 53 ये भी देख लिया था। फिर हम लोगों ने देखा था कैबिनेट मिशन, ठीक है। फिर हम लोगों ने देखा था कैबिनेट मिशन में गठन जो हुआ था उसके पदाधिकारी अस्थायी अध्यक्ष और पेशकर्ता जवाहरलाल नेहरू थे। पारित कब हुआ? 22 जनवरी को। और अंतिम बैठक कब हुई? 24 जनवरी को। ये सब हम लोगों ने कल पढ़ लिया था। समितियां जो भी थी उनके अध्यक्ष कौन कौन थे, ठीक है। प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे और 29 अगस्त 1947 को उसका गठन हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अम्बेडकर। ये भी सब हम लोगों ने कल देख लिया था। भारत के संविधान में देख लिया था कि 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ। 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन का समय लगा। वर्तमान में गणना की दृष्टि से 25 भाग और 12 अनुसूचियाँ और 465 अनुच्छेद हैं। ये भी हम लोगों ने देख लिया था। ये भी देख लिया था संविधान के स्रोत क्या है, कहाँ कहाँ से लिए गए हैं। जर्मनी से आपातकाल जैसे जापान से विधि द्वारा प्रक्रिया लिए गए। और उद्देश्य का प्रस्तावना, उद्देशिका या प्रस्तावना भी देख लिया था। ये भी समझ लिया था कि 42वें संविधान संशोधन में समाजवादी, बंधुनिरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्दों को जोड़ा गया था। और ये भी जान लिए थे कि नेहरू ने उद्देशिका को संविधान की आत्मा कहा है, जबकि राजनीतिक जनपत्र किसने कहा है? तो के.एम. मुंशी ने। राष्ट्रीय प्रतीकों की भी चर्चा हो चुकी थी, ठीक है, कि राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? बरगद है, ठीक है। राष्ट्रीय पक्षी मोर, ये सब भी चर्चा हो चुकी थी। अब आगे देखेंगे। ये भी हम लोगों ने कल चर्चा कर चुके थे। नए राज्य के गठन में 1953 में आंध्र प्रदेश, 63 में नागालैंड, ठीक। 10 साल का देखो अंतर है, 1953 1963, ठीक। इस तरह से 72 में 3 बने, कौन? मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, ठीक है। मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा ये 72 में बने, ठीक है, 72 में, ठीक है। ऐसे याद रखना। 21 जनवरी याद रहे तो 2 1 3 देखो 2 बना है ना, ये 2, तो ये 2 और 72 का 2, 21 का 2 और 72 का 2, ठीक। 21 जनवरी, ठीक। और 87 में फिर 2, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश में। 2000 में 3 बने, छत्तीसगढ़ सबसे पहले 1 नवंबर को, उत्तराखंड 9 नवंबर और झारखंड 15 नवंबर को बना, ठीक। इस तरह से सबसे पहले अगर भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो आंध्र प्रदेश था 1953 में, ठीक। अब नेक्स्ट देखेंगे उत्तर प्रदेश का गठन 24 जनवरी 1950 को हुआ, ठीक है। उत्तर प्रदेश का गठन, ठीक। ये हम लोगों ने यहाँ तक चर्चा कर लिया था। अब इसको बात करना था कि ये क्या है। तो मूल अधिकार, मूल अधिकारों के अनुच्छेद हैं। आर्टिकल नंबर 12 से 35 तक जो भाग 3 है, भाग 1, भाग 2, भाग 3, तो ये भाग 3 द पार्ट 3 किसका? कॉन्स्टिट्यूशन का। तो मूल अधिकार है के नाम से है, तो इसमें पूरे चर्चा जो है पूरी मूल अधिकारों की होगी। सबसे पहला देखते हैं हम समानता का अधिकार। समानता का अधिकार तो फंडामेंटल राइट्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे, ठीक है। अब बात करें कि 12 से 35 तक के आर्टिकल्स फंडामेंटल राइट्स में आते हैं। समानता के अधिकार में कौन सा अनुच्छेद है? 14, 15, 16, 17, 18। 14 से 18 तक समानता के अधिकार में आते हैं। और स्वतंत्रता के अधिकार में अनुच्छेद 1922 से है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 और धर्म की स्वतंत्रता 25 से 28। वहीं संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 से 35 है, ठीक है। इसके बाद देखें तो मूल अधिकारों का महत्वपूर्ण तथ्य। 44वां संशोधन जो हुआ था, 42वें में क्या हुआ? शब्द आए, ठीक। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, ये वाले शब्द जोड़े गए 3। और 44वें संविधान संशोधन में क्या हुआ? संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटा करके अनुच्छेद 300 क के तहत में विधिक अधिकार बना दिया। जरा सा हुआ क्या, जब कहीं आपके घर होते हैं और हाईवे निकलने होते हैं, एक्सप्रेसवे जाने होते हैं, तो अगर ये इसमें मूल अधिकार में होता तो आप अपनी ज़मीन ही ना देते तो विकास ना हो पाता। तो विकास में बाधा उत्पन्न हो रही थी, जिस कारण से क्या किया गया कि इसको संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा के एक विधि का अधिकार बना दिया कि विधि के अधीन होना चाहिए, लेकिन विकास में अगर बाधा होगा तो आपकी ज़मीन हम अधिग्रहण कर से उसका जो मुआवजा होगा वो दे सकते हैं, ठीक है। ये 44वें संविधान संशोधन 1978 में हुआ। मूल अधिकारों का संरक्षण तो अनुच्छेद 32 के तहत में 32 के तहत में क्या हुआ? उच्चतम न्यायालय। और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय। 5 प्रकार की रिट
क्वेश्चन पूछता है कितने प्रकार की रिट दायर कर सकता है, तो 5 प्रकार की रिट दायर कर सकता है। जब फंडामेंटल्स के हनन होगा, मतलब फंडामेंटल आपके कोई फंडामेंटल पर क्या कर रहा है और उल्लंघन कर रहा है उससे रिलेटेड, तो उसके संरक्षण के लिए आप आर्टिकल 32 के तहत में उच्चतम न्यायालय, 226 के तहत आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। रिटें कौन सी हैं ये 5 प्रकार की, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उपवेशन। ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा। ठीक है, किस अधिकार से हमको गिरफ्तार कर रहे हो, जब पुलिस वाले आते हैं घर में आपके, तो यही तो पूछा जाता है। ठीक है, किस अधिकार के हिसाब से कहाँ आपके खिलाफ वारंट है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, कोई बंदी अगर है अंदर बंद है तो उसको सामने देखना ज़रूरी है, क्योंकि 24 घंटे की हिरासत में है तो उससे मिलने दोगे आप, मना नहीं कर सकते हो। ठीक है, बंदी का प्रत्यक्ष होना ज़रूरी है 24 घंटे के अंदर। कहाँ पर, किसी सिविल कोर्ट में। राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की उद्घोषणा के दौरान अनुच्छेद 19 में वर्णित मूल अधिकार स्वतः निलंबित हो जाता है। जब राष्ट्रपति का आपातकाल की उद्घोषणा होती है तो क्या होता है, अनुच्छेद 19 जो होता है वो मूल अधिकार है, लेकिन वह निलंबित हो जाता है। कौन से आर्टिकल से, अनुच्छेद 358 इस आर्टिकल के तहत में। फिर अगर बात करें तो मूल कर्तव्य से पहले हम देखते हैं ये। ठीक है, ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये क्या है, महत्वपूर्ण तत्व इसमें क्या है कि इसका उपबंध संविधान के भाग 4 में है। भाग 4 में क्या आता है, नीति निर्देशक तत्व, और भाग 3 में क्या था, भाग 3 में मूल अधिकार थे। ठीक है, अनुच्छेद 36 से 51 में किया गया, यह गैरवाद योग्य है। ठीक है, इससे संबंधित न्यायालय द्वारा इसे लागू नहीं कराया जा सकता। मतलब अगर ये आपको सुविधा कोई नहीं मिलती है तो न्यायालय इसके द्वारा लागू नहीं कर, जैसे आपको एम्बुलेंस की सुविधा मिलती है तो सरकार देती है। ठीक है, कोई योजना आए, जैसे उत्तर प्रदेश में सपा सरकार एम्बुलेंस की योजना लाई, तो ये सरकार दे रही, ज़रूरी नहीं कि आपको एम्बुलेंस की सहायता मिल ही जाए, ये सरकार योजना लगा रहे हैं। तो मतलब क्योंकि इसका उद्देश्य क्या होता है, लोक कल्याणकारी राज्य एवं सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना होता है, कि जो शासन में अपना प्रतिनिधित्व चुन के देते हैं ये उनका कार्य होता है। मूल कर्तव्य की बात करें तो स्वर्ण सिंह समिति, सबसे पहले याद रखना कौन सी समिति, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर 42वें संविधान संशोधन द्वारा क्षेत्र में जोड़ा गया, किसको, मूल कर्तव्य को। और मूल अधिकार में 3 शब्द भी जोड़े गए, वो भी 42वें संविधान संशोधन के तहत में। तो भाग 4 का अनुच्छेद 51 के का इसमें क्या है, प्रारंभ में मूल कर्तव्यों की कुल संख्या 10 थी, वर्तमान में 11 है। 11वां मूल कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 द्वारा जोड़ा गया। सारी डेटें इंपॉर्टेंट हैं। 11वां 86वां 2002 द्वारा जोड़ा गया, जो 6 से 14 वर्ष के प्रतिपाल्य यानी जो पालन योग्य हैं, जो संरक्षण में लिए जाते हैं प्रतिपाल्य, ठीक है, के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान करने के माता पिता या संरक्षक के कर्तव्य का प्रावधान करता है। मतलब गोद लिए बच्चा है तो भी उसको आप, क्योंकि आप संरक्षक हैं उसके, तो उसको भी क्या शिक्षा का अवसर प्रदान किया जाता है। प्रारंभ में मूल कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी थी, 10 थी, वर्तमान में लेकिन वो 11 है। 11वीं कब हुई, 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा। ठीक, भारत का राष्ट्रपति कैसा होता है, हम भारत का राष्ट्रपति होता है देश का प्रथम नागरिक होता है, पहली बात। संघ की कार्यपालिका का प्रमुख होता है, दूसरी बात। और तीनों सेनाओं का प्रधान सेनापति होता है। ऑप्शन में क्या होता है क्या नहीं होता। ठीक है, तो भारत का राष्ट्रपति प्रथम नागरिक होता है। और जिले का प्रथम नागरिक कौन होता है, आपके जिला का प्रथम नागरिक कौन होता है, आप कमेंट सेक्शन में बताइए। निर्वाचक मंडल के राष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रपति के सबसे पहले निर्वाचन कैसे होता है, तो इसका निर्वाचन जो होता है वो निर्वाचक मंडल द्वारा होता है। निर्वाचक मंडल में कौन कौन से सदस्य शामिल होते हैं, प्रश्न पूछा जाता है। तो निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य होते हैं, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं, निर्वाचित होते हैं, मनोनीत नहीं होते, याद रखना। दिल्ली पांडिचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं। इनका त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपा जाता है। इनकी पदावधि 5 वर्ष होती है। ठीक, इन्हें हटाया भी जा सकता है, किसके द्वारा, महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए योग्य होता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61 होता है। ठीक, कमेंट में कल हमने पूछा था महाभियोग। अब कमेंट सेक्शन में बताइए कि महाभियोग की प्रक्रिया किस देश से ली गई है। राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61 लाया जा सकता है, किसी भी सदन में लाया जा सकता है। पारित होगा दोनों सदनों द्वारा अलग अलग,
कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से। उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति की बात करें तो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, ठीक है। फिर उसके बाद और क्या होता है, निर्वाचन होता है। लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली एवं एकल संक्रमण मत द्वारा। शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति दिलाता है। कार्यकाल 5 वर्ष होता है। पुनर्निर्वाचन के लिए पात्र होता है, फिर से निर्वाचित हो सकता है। योग्यता, भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु। बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितने वर्ष की आयु, तो 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए योग्य हो, ठीक है। कैबिनेट मंत्रिपरिषद, ये सब राज्य व्यवस्था के अंतर्गत। नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर। केंद्रीय मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तो राष्ट्रपति करता है, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पर। इसमें शामिल कौन होते हैं, तो प्रधानमंत्री, कैबिनेट राज्य मंत्री और उप मंत्री, इन्हें कहते हैं केंद्रीय मंत्रिपरिषद। मतलब सभी सदस्य नहीं होते हैं, ये याद रखना। केंद्रीय मंत्रिपरिषद में सभी सदस्य नहीं होते। मंत्रिपरिषद है तो मंत्री ही होते हैं सब। प्रमुख प्रधानमंत्री होता है, हटाया जा सकता है लोकसभा में पारित अविश्वास प्रस्ताव द्वारा। अगर ये घोषणा हो जाए कि आपको बहुमत नहीं प्राप्त है, सदस्य आपको साथ सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो आपकी सरकार गिर जाती है। आकार कैसा है, लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं। ये 15% मतलब अगर 100 है सदस्य तो उसमें 15 सिर्फ मंत्री बनाए जा सकते हैं बस। ये बात कब कही गई, 91वां संविधान संशोधन हज़ारों बार क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, कि इसका आकार, केंद्रीय मंत्रिपरिषद का आकार कितना हो सकता है, तो मात्र 15% सदस्यों की कुल संख्या के, ठीक। नेक्स्ट देखें, महान्यायवादी। महान्यायवादी अनुच्छेद 76, इसका परिचय, भारत सरकार के सर्वोच्च विधि सलाहकार होता है। नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, इसकी नियुक्ति करता है। योग्यता, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति होने की है। और इसमें अधिकार क्या है, भारत के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार, संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार, किंतु मतदान देने का अधिकार नहीं है। हजारों बार यही क्वेश्चन पूछा है कि किसको मतदान देने का अधिकार नहीं है लेकिन बैठने का अधिकार है। तो बैठ तो सकता है मीटिंग में, लेकिन मत नहीं दे सकता, ठीक है। तो कौन है, महान्यायवादी, आर्टिकल नंबर 76 से। और ये क्या होता है, सर्वोच्च विधि सलाहकार होता है। यही राष्ट्रपति को सलाह दिया करता है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है, मतलब राष्ट्रपति जब चाहे हटा सकता है, लेकिन सामान्यतः 3 वर्ष के लिए ये कर दिया जाता है, ठीक है। इसी तरह नियंत्रक महालेखा परीक्षक, आर्टिकल 148 के तहत में इनकी नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति का कार्य केंद्र तथा राज्य सरकारों के लेखा परीक्षण करना होता है। रिपोर्ट किसको सौंपता है, जब जो नियुक्ति करता है उसी को रिपोर्ट देता है, रिपोर्ट सौंपता है राष्ट्रपति को। इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो वही पूरा। अगर मान लीजिए इनको 64 साल में इनको ये पद मिला तो 1 साल बाद रिटायर हो जाएंगे। अगर ऐसा नहीं है तो 6 वर्ष तक ये रह सकते हैं। सेवानिवृत्ति के बाद भारत या राज्य सरकार के अधीन किसी पद का पात्र नहीं, इनको किसी पद के पात्र नहीं होंगे शासन में, ठीक है। नेक्स्ट फिर संसद पढ़ेंगे। आज जो भी वीडियो ये पीछे वाली है, ये PDF आपको जो है टेलीग्राम चैनल में आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। ये वाली जो इससे पहले वाली क्लास थी उसका आप रिवीजन कर लीजिएगा। फिर आज की जो क्लास है उसकी कल PDF आपको उपलब्ध हो जाएगी।